हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरी रेशियो होने वाली है, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर होने वाली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर एक डिटेल क्लास ले ली। 2 क्लास लगी, एक तो पूरा रिटर्न ऑन एसेट्स मैंने पूरा कांसेप्ट समझाया, रेशियो समझाई, एग्जांपल समझाया। दूसरा जो मेरा लेक्चर था वो लिमिटेशंस पे था, मैंने उसकी आपको लिमिटेशंस पढ़ाई। मैंने लिमिटेशन अलग क्लास में इसलिए रखा बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता था, अगर मैं उसको एक क्लास भी ले सकता था पूरी, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता था पूरी एक क्लास में देखो, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड जो है ना, टेंशन स्पैन इतना नहीं है कि आप इतना देर तक देखो। आप बाद में बोर होने लग जाते हो या तो टुकड़ों टुकड़ों में देखते, फिर वो फ्लो टूट जाता। मैं चाहता था लिमिटेशन आप अलग से देखो। रीजन क्या है, क्योंकि जो लिमिटेशंस मैंने आपको पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा टेक्निकल है। आपने देखा होगा वो थोड़ी हैवी थी, मैंने उसके अंदर बहुत सारी आपको ऐसी न्यू न्यू चीजें पढ़ाई जो आपने नहीं पढ़ी। तो मैं रिटर्न रेशियोज के साथ अभी आपने एक नया कंसेप्ट पढ़ा है, उसके साथ एक हैवी कंसेप्ट और पढ़ लेते तो कंफ्यूज हो जाते ना। इसलिए मैंने उसका एक अलग लेक्चर रखा ताकि आप आराम से फ्रेश माइंड के साथ वो पढ़ें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन एसेट्स की लिमिटेशंस। मैं आपको बताऊंगा पूरे कोर्स के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टॉपिक, ये जो मैं शब्द बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट, ये मैं इसलिए वो इसका मतलब ये है वो पेपर में कितनी बार आया, इसलिए मैं उसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। रियल लाइफ के लिए तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको अलग से बोलूंगा कि रियल लाइफ में जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे, इंडस्ट्री में रियल में आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज काम आएगी, सारी आपके रेलेवेंस में है नहीं जो आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिटर्न रेशियो स्पेशली आपके सीएमए यूएसए की लाइफ में बहुत काम आएंगे। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे तो रोज आए दिन आपको इन सब रेशियो से खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम डिसीजन लेना है। तो ये रेशियो डिसीजन लेने में मदद करती है, वन ऑफ द मेट्रिक है डिसीजन लेने का, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी पेपर में टेस्ट होने के बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू दूसरी रिटर्न रेशियोज। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि हर विंडो में, चाहे वो कोई भी अटेम्प्ट हो, 3 विंडो है पूरे साल की, उन हर 3 विंडो के अंदर रिटर्न रेशियोज तो टेस्ट होता ही होता है। ऐसा कोई विंडो नहीं है जिसके अंदर रिटर्न रेशियोज ना टेस्ट हुआ हो, है ना, होता ही होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बार बार एक रिटर्न रेशियो आई है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है। दूसरी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न ऑन एसेट्स की, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कभी कभी ये टेक्निकल भी लगती है। इसकी 2 है रिटर्न ऑन इक्विटी, एक तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, एक और रेशियो है रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी में, जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर, ठीक है। आप एक चीज और बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। ये सब अलग अलग मामला है बेटा, ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको सारी डिटेल में समझाऊंगा, मैंने रिटर्न रेशियोज में उसको अलग से रखा है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ क्रिटिकल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट मेजर्स द रिटर्न अ कंपनी जनरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। ये क्या भाषा यहां पे लिखी है, क्या कहना चाहता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इन यूजिंग शेयर होल्डर फंड्स टू जनरेट प्रॉफिट। मेन बात इसने यहां पे लिखी, कुछ नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होती थी? रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब आपने जो एसेट पे पैसा लगाया, अब वो एसेट आपकी बन गई। आप किसी चीज को एसेट क्यों बोलोगे? आप एक एचआर एम्प्लॉय, एक एचआर वाला मैनेजर है, वो किसी एम्प्लॉय को अपना एसेट क्यों बोलता है कि भाई ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए एक एसेट है? क्योंकि वो एम्प्लॉय से कंपनी को नेक्स्ट लेवल बेनिफिट आ रहा होगा, तभी आप किसी चीज को एसेट बोलते हो ना। एसेट मतलब इसी चीज से हमें कोई बेनिफिट आ रहा है। तो हमारी इन एसेट से, हमने जब इनको ऑपरेशन में यूज करा, इन एसेट्स को जब मैंने अपने ऑपरेशन में यूज करा, तो इन्होंने हमको बेनिफिट जनरेट करके दिया। वो कौन सा बेनिफिट है? नेट इनकम। इन्होंने हमको नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझाया था, ये जो एसेट्स होती हैं, ये आपने पैसों में खरीदी होंगी बेटा, अपने पैसे लगाए ना आपने। अच्छा, जब आपने इसमें अपने पैसे लगा दिए खरीदने के लिए, तो वो पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? आप घर से लेके आए होगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सारा का सारा, जितनी भी सारी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है, वो सारी की सारी आपकी फाइनेंस घर से आपने जो पैसा लेके आए उससे है? सर मतलब क्या कहना चाहते हो? बैलेंस शीट में जो आपके एसेट्स दिख रही है, या सीधी बात बोलो, आपने जितनी भी एसेट खरीदी हुई है, क्या वो आपके घर के पैसे से फाइनेंस्ड है? आपने घर के पैसों से खरीदी है? घर का पैसा को फाइनेंस की भाषा में इक्विटी बोला जाता है। घर के पैसे को फाइनेंस की दुनिया में बेटा इक्विटी बोला जाता है। तो आपसे मैं जब भी इक्विटी बोलूं तो समझ जाना, आपका घर का पैसा मतलब आपका जो आप घर से उठा के लेके आए,
ठीक है। तो आप मुझे बात बताओ, सच में जितनी भी बैलेंस शीट में आपको एसेट दिख रही है वो सारे के सारे आपके क्या इक्विटी से फाइनेंस है? नहीं। आपको पता है एसेट्स आर द यूजेस ऑफ फंड्स, है ना? तो उनके लिए जो पैसा लेके आए हैं तो उनका सोर्सेस ऑफ फंड्स कहां से होता है? एक तो बेटा इक्विटी जो आप घर से लेके आए हो, एक और होता है डेट, इसे कहते हैं डेट इक्विटी मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, डेट इक्विटी मिक्स। तो आप कैपिटल से आप घर से लेके तो आए हो, लेकिन आपका सारा का सारा पैसा इतना कम, आपका बेटा पूरा का पूरा पैसा नहीं था कि बस कि वो सारी की सारी एसेट खरीद लो। आपके पास कभी पड़ गई तो आपने क्या करा होगा? फाइनेंशियल लेवरेज लिया। तभी मैंने आपको बताया था कंसेप्ट फाइनेंशियल लेवरेज का लिमिटेशंस में, ठीक है? तो आपने क्या करा? यार मुझे एसेट खरीदनी है, 1 लाख की, मुझे $1,20,000 की एसेट खरीदनी है, मान के चलो, समझाता हूं, $1,20,000 की एसेट खरीदनी है, लेकिन घर से कितने रुपए का जुगाड़ कर पाया हूं? घर से तो भैया सिर्फ $50,000 का जुगाड़ कर पाया हो। कितने डॉलर की अभी कमी और पड़ गई है? $70,000। क्या करे भैया, $50,000 ही पड़ा है मामला घर में। तो मुझे लेकिन एसेट्स, क्योंकि धंधा चलाना, तो धंधे के लिए एटलीस्ट मुझे $1,20,000 की एसेट्स खरीदनी है। मैंने टोटल हिसाब मान लिया, मशीनरीज वगैरह दुनिया भर की चीजें मिला के $1,20,000 की एसेट तो चाहिए ताकि अपना धंधा कर सकूं। लेकिन मेरे पास घर में कितने पड़े हैं? $50,000। तो क्या करूं? घर में नहीं होता तो आप कहां जाओगे? बाहर के पास ही तो जाओगे, बाहर से पैसा मांगने जाओगे। ठीक है, तो आप बाहर के पास गए, लोन वालों के पास गए, बैंक के पास गए, आपने बैंक भैया को बोला भाई हमको लोन दे दे, 50,000 का मैंने जुगाड़ कर लिया है, 70,000 का तू फाइनेंस कर दे, मतलब डेट बना दे। वो तुझे तुमको क्या करेगा? $70,000 का डेट दे देगा। घर से तुम ले आए, इसको हम इक्विटी बोलेंगे, इसको हम डेट बोलेंगे, ठीक है, डेट बोल देंगे। अब तुमने $1,20,000 का मामला सेट कर दिया। ठीक है, अब आपके पैसे जेब में आ गए, $1,20,000। अब आप खुशी खुशी जाओगे, मेरे पास पैसा आ गया $1,20,000। अब आप मार्केट में जाओगे, वो $1,20,000 की एसेट खरीद के ले आओगे। तो बैलेंस शीट में आपको देखो वो $1,20,000 की एसेट दिख जाएगी, लेकिन आपको लाइबिलिटी भी तो बैलेंस करना है। अरे बैलेंस शीट क्या है ना, बैलेंस बैलेंस वाली शीट है, तो लाइबिलिटी भी तो बेटा एक तरफ झुक रहा है, उसको भी तो बैलेंस करो। तो क्या करोगे? इक्विटी में बताओगे भाई यूजर को कि भाई देखो ये जो $1,20,000 की एसेट है ना, इसमें सारा का सारा मैं घर से नहीं लाया हूं, पैसा मेरे पास नहीं थे, हम तो इतने नहीं है भैया, हमारे पास बस सिर्फ $50,000 थे। तो बाकी 70,000 हम डेट से उठा लाए भाई। 70,000 मतलब बाकी हमने उधार से ले लिया भाई, हमने बाकी उधार से ले लिया। तो ये है यूजर को पोर्ट्रे करना कि ये बेटा सुन लो जरा ध्यान से, 1,20,000 की जो तू एसेट देख रहा है यूजर, ये मैं सारा का सारा नहीं लाया हूं, ये देख 50,000 ही है मेरे पास, बाकी 70,000 मैंने उधार वालों से फाइनेंस करे, ठीक है, ये है। लेकिन सर ये जो आपने स्टोरी बताई ये तो ठीक है सर, ये तो आप बहुत बार ऑलरेडी समझा चुके हो। आप ये समझाओ सर, ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? ये मतलब क्या बताना चाहता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने आपको बोला इक्विटी मतलब आपका घर का पैसा, मतलब आपने जब इस धंधे के अंदर अपने घर का पैसा लगाया तो उस घर के पैसे पे आपको कितना रिटर्न मिल गया? फिर से मेरी बात सुनो, आपने जब अपना घर का पैसा लगाया, फिर से मेरी बात सुनो, क्योंकि आपने घर का पैसा कितना लगाया? सर मैंने घर का पैसा तो 50,000 लगाया। तो जब आपने इस घर का पैसा लगाया $50,000, तो आपने इस पे कितना रिटर्न मान लिया? और रिटर्न को हम नेट इनकम बोलते हैं, फाइनल प्रॉफिट तो नेट इनकम ही बोलते हैं, क्योंकि नेट इनकम भी तो मालिक लोग खा सकता है बैठ के। अरे वही तो प्रॉफिट लोगे जो आप एक्चुअली बैठ के खा सकते हो, वही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। शेयर होल्डर्स को नेट इनकम में से तो प्रेफरेंस को पहले दिया जाएगा, फिर इक्विटी को कॉमन डिविडेंड दिया जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना? तो नेट इनकम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और नीचे 50,000 मतलब इक्विटी, आप घर से कितना लेके आए हो। लेकिन आप बोलोगे सर ये कुछ मजा सा नहीं आया। मैंने कहा क्यों? सर मेरी आप बात ध्यान से सुनिए। देखिए सर, ये जो आप नेट इनकम कमा रहे हो, सर ये तो मतलब हमने पढ़ा रिटर्न ऑन एसेट से करके तो कमा रहे हो। हमने पिछले ही रेशियो में पढ़ा, ये आपने नेट इनकम कैसे कमाई? अपनी पूरी के दुनिया भर की एसेट जितनी बैलेंस शीट की दिख रही थी, सारी की सारी एसेट यूज करके ही तो नेट इनकम कमाई है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रूफ करा था, जब एसेट ही नहीं होंगी बिजनेस में, आपकी सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो नेट इनकम नहीं होगी। प्रूफ करा था। इसका मतलब मैंने बोला था ना ए इज इक्वल टू बी, और अगर बी इज इक्वल टू सी तो बेटा ए इज इक्वल टू सी। अगर अगर एसेट ही नहीं होगी तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगी तो नेट प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या मतलब सीधा सीधा बोल नहीं सकता एसेट नहीं होगी तो नेट प्रॉफिट भी नहीं होगा? सीधी सीधी बात है बेटा, ये तो एक बेसिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तुम एक्चुअली मतलब हम बोल सकते हैं सर ये जो नेट इनकम हो रही है ये एक्चुअली किसकी वजह से हो रही है? एसेट की वजह से। अब दोबारा सुन, अब पीछे लेके चल रहा हूं फिर से। हमने ये देखा एसेट की वजह से नेट इनकम हो रही है, ओके, लेकिन ये एसेट भी आई कहां से? अब भाई साहब एसेट की वजह से जब नेट इनकम हो रही है तो ये एसेट की वजह से मतलब हमने ये एसेट खरीदी होगी। अरे ये एसेट की वजह से नेट इनकम हो रही है तो ये एसेट भी तो फिर कहां से आई? एसेट कहां से आई?
हमने कहीं से खरीदी होगी ना, घर के पैसे से खरीदी नहीं। इन एसेट्स को खरीदने के लिए ये जो 1,20,000 का है, आपका घर का पैसा तो लगा है, इक्विटी का पैसा तो लगा ही है, डेट का पैसा भी लगा है। तो सर आप कैसे बोल सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो, अरे इन एसेट्स को खरीदने में योगदान सिर्फ इक्विटी इक्विटी का क्या लगा है क्या? नहीं, डेट का लगा है, डेट का लगा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे इक्विटी में, आप तो ऐसा दिखा रहे हो यूजर को, देख हमने हमने घर का पैसा लगाया और घर का पैसा लगा के देख मैंने इतना कमा लिया। अरे बेचारे जो 9 सिक्के है यूजर है, वो तो ऐसे ही पड़ेगा ना। अरे इसने 50,000 धंधे में लगाया, धंधे में 50,000 लगा के इसको इतना नेट इनकम जनरेट हो गया। इस बेचारे वो तो ऐसा सोचेगा ना, वो तो ऐसा सोचेगा अरे धंधे में 50,000 लगाने से इतना नेट इनकम हो जाता है, हम भी लगा देंगे। उस बेचारे को पता ही नहीं ये जो नेट इनकम हुआ है ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं हुआ है, इक्विटी की वजह से। 70,000 रुपए का डेट कौन लगाएगा? 70,000 रुपए का डेट नहीं लगाया, डेट लगाया तभी तो $1,20,000 आए। जेब में इस $1,20,000 है तभी तो एसेट खरीद के लेके आए, और $1,20,000 की एसेट खरीद के लाए तभी ही तो नेट इनकम जनरेट हुआ। तो कैसे, तो आपने बेटा कैसे पूरा का पूरा क्रेडिट इस इक्विटी को दे दिया कि भाई मैंने तो $50,000 इक्विटी में लगाया और देखो रिटर्न मैंने पूरा पूरा कमा लिया। तो ये तो कुछ अजीब सी बात है, ये कैसी बात है सर? ये तो बहुत ही गंदी बात है, अजीब मीन सा लग रहा है, बड़ा रूड सा लग रहा है सर ये तो है। बता देता हूं इसका लॉजिक क्या है। आप कभी पता नहीं ध्यान दिया है या नहीं दिया, देखिए डेट है ना, दोनों में फर्क है। दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों कैपिटल है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है बेटा। कौन सा मैं बताता हूं, ये देखिए कैपिटल तो दोनों ही है, पहला है इक्विटी, ठीक है, और दूसरा है डेट। आपको एक बात बता देता हूं, इसका ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं इसको इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं ना बेटा, इसको ही इक्विटी मल्टीप्लायर बोलते हैं। अभी आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा क्या इक्विटी मल्टीप्लायर, समझाता हूं, सारा लॉजिक समझाऊंगा बेटा। ऐसा किताबों में लॉजिक कहीं भी नहीं है, ना ही किसी जगह पे अवेलेबल है। सारा रियल इंडस्ट्री लॉजिक बता रहा हूं, जैसे दुनिया में बैठ के वो क्या बातें करते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो वाली बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। सुनिए मेरी बात, दोनों ही कैपिटल सोर्स है। अरे इक्विटी और डेट दोनों ही कैपिटल सोर्स है ना, आप कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हो, या तो घर से ले या बाहर से ले, या दोनों का मिक्स ले, ठीक। लेकिन दोनों में एक जमीन आसमान का कोई फर्क है कि इक्विटी इज अ परमानेंट नेचर, मतलब आपको इसे किसी को लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे आप घर का पैसा उठा के ले आए, अब आपको किसी को लौटाने की जरूरत है? अरे वो आपका अपना पैसा अपने धंधे को दे दिया। लेकिन डेट, चाहे कितना भी लॉन्ग टर्म डेट है, 20 साल का है, अरे ज्यादा ज्यादा 30 साल का ले लेगा, हाइपोथेटिकली मान लेता हूं, लेकिन बेटा 30 साल बाद तो लौटाना तो पड़ेगा ही। अरे लौटाना तो पड़ेगा ही, जेब से तो जाएगा ही, और कभी ना कभी लौटाएगा। लौटाएगा तो बैलेंस शीट से कभी ना कभी तो हट ही जाएगा। ध्यान देखो मेरी बात बड़े ध्यान से, एक एग्जांपल देता हूं फिर इस पे आऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात सुनो। आपको बेटा स्कूटर खरीदना है, मान के चलो एक स्कूटर है, वो 1 लाख रुपए का एक स्कूटर आपको लेना है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। सर आप बाइक भी बोल सकते थे, स्कूटर लेंगे बेटा, ठीक है। $1 लाख का, हम $1 लाख बोल दिए, 1 लाख रुपए का आपको स्कूटर खरीदना है। आपने देखा यार पैसे घर पे देखते हैं, अच्छा स्कूटर है, देखते हैं कितने पैसे पड़े हमारे पास। आपने घर की दुनिया भर की तिजोरियां खोल डाली बेटा, आपके पास बस जो पैसे थे 60,000 रुपए ही थे। घर में आपके पास सिर्फ 60,000 रुपए थे, कितने का आप शॉर्ट हो गए? 60,000 बेटा आपके पास थे, 40,000 से आप शॉर्ट हो रहे हो। आपने कहा चल बात करते हैं, कुछ शोरूम वालों हो सकता है फाइनेंस कर दे, हैं ईएमआई बना दे। तो आपने कहा, शोरूम के पास गए, आपने कहा भाई $1 लाख, ये $1 लाख का स्कूटर है, फिक्स कर दे इसको। ये ले मेरे पास 60,000 डाउन कर दिया मैंने, कैश डाउन दे दिया 60,000 रुपए, मतलब आपने डाउन पेमेंट दे दी 60,000 रुपए की, ठीक है। और बाकी 4,000 रुपए का आपने लोन बना लिया, वो लोन बना लिया, ठीक है। वो 4,000 रुपए का आपका लोन बना देगा, ठीक है। वो 4,000 40,000 रुपए का आपका लोन बना देगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वो ईएमआई बना देगा, मतलब सीधी सीधी बात बोले, वो मतलब एक लोन बना देगा, फिर इसकी एक ईएमआई बांध देगा, हर महीने आपको इतने 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 का बनाना है, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी उसने आपको लोन बनाया, ठीक है। जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा ब्याज। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, आपके पास स्कूटर आ गया, आप स्कूटर चलाते हुए आए, आपने दुनिया को बोला कितने, दुनिया पूछे कितने का स्कूटर है, आप क्या लोगों को यही बोलते 60,000 का स्कूटर है? नहीं, आपके पास जबकि 60,000 थे, आपका अपना पैसा 60,000 लगा है, लेकिन दुनिया को पता नहीं आप क्यों 1 लाख बोल रहे हो। आपका अपना तो 60,000 जेब से गया, लेकिन दुनिया को आप बोल रहे हो 1 लाख का है। भाई ये मैथ्स मुझे समझ नहीं आ रही। अरे भाई दुनिया को हम बोल तो देंगे 1 लाख, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 40,000 का लोन भी तो करवाया भाई साहब, वो भी तो हमारे पास जेब में पैसा आ गया था ना एक तरीके से, और बाद में लौटाएंगे तो कभी ना कभी तो लाइफ में 40,000 रुपए भी चले ही जाएंगे। चाहे टुकड़ों में जा रहे हैं, लेकिन आपके कभी ना कभी 40,000 भी तो जाएंगे। भाई साहब लोग दुनिया को तो 1 लाख ही बोलेंगे, 1 लाख का स्कूटर है, सीधी बात है। अच्छा,
अब बात सुनिए और ध्यान से, अब आपकी जेब में आ गया तो आपने अपनी बैलेंस शीट, घर की बैलेंस शीट बनाई, उसको एसेट साइड में आपने दिखा दिया कि भैया ये रहा स्कूटर है हमारा 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का स्कूटर है। इक्विटी में आपने दिखाया घर का मैंने कितना लगाया था भैया, 60,000 रुपए लगाया था मैंने इस पे घर से, और डेट से मैंने कितना करा दिया था, 40,000 रुपए का मैंने डेट का कराया, बैलेंस शीट बेटा मैच हो गई, अच्छी जिंदगी चल रही थी। अब आया उस डेट को पूरा एक, अब बेटा 2 साल बीत गए, 2 साल का आपने लोन करवाया था, 2 साल आपके बीत गए, आपने पाई पाई पूरा का पूरा मूल मतलब प्रिंसिपल और ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, आपने पूरा लौटा दिया, पूरा लोन चुका दिया। तो बेटा जब लोन चुका दिया तो मुझे बात बताओ, बैलेंस शीट पे फिर हम क्या डेट दिखाएंगे 40,000 का? आपने लोन तो चुका दिया, लेकिन हम क्या बैलेंस शीट में अभी भी 40,000 रुपए का लोन दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो अब चुक गया। सीधे सीधी बात है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, इसको हम हटा देंगे। अब आपकी रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी, ये लो भाई साहब बैलेंस शीट बन गई। स्कूटर दिखाएंगे 1 लाख का, अभी एज्यूम करो ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, बेटा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का ऐसे कोई खेल खिलौना नहीं है। अभी आप ऐसा समझो आपने घिसा ही नहीं, आपने को सजा के रखा था इसको, ठीक है, डिस्प्ले पर्पज पे रखा, घिसा ही नहीं है भैया, ठीक है। इक्विटी, अरे अभी कंसेप्ट समझने में ध्यान दो ना, अभी बिल्कुल डिफरेंट, ज्यादा डायनामिक समझ रहा था वैसा डायनामिक समझा दूंगा, फिर समझ नहीं पाओगे। अभी जो कंसेप्ट समझा रहा हूं वैसा समझने में ध्यान दो, ठीक है, ज्यादा अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं। स्कूटर 1 लाख, 1 लाख का आपने दिखा दिया, अब इक्विटी कितनी की दिखाओगे? अरे इक्विटी तो 60,000 की हो गई ना, ठीक है, लेकिन डेट तो जीरो हो गया। अरे भैया डेट तो जीरो हो गया, वो डेट का क्या करें, वो तो डेट उड़ गया भाई साहब, डेट तो उड़ गया ना, अब उसका क्या करें? सर ये तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं हो रही, बेटा बैलेंस शीट मैच होगी ना, यहाँ पे कैश बैलेंस भी होता था, उसमें से 40,000 जब शॉर्ट हो जाते तो ये आपका मैच हो जाएगा। अरे 1 लाख का स्कूटर है लेकिन कैश बैलेंस भी तो था, अरे वो डेट हटा दी तो ऐसी फोकट में थोड़ी ना हट जाएगा निकल, आपको उसमें से अपना कैश पे करना पड़ेगा, आपको जेब से कैश निकल गया ना उसको पे करने के लिए, आपका कैश माइनस भी तो हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ, ध्यान मत दो अकाउंटिंग वाला, बैलेंस बैलेंस मत खेलो ज्यादा, वो मुझे पता है आपको बैलेंस कैसे कराना है, जो मैं समझा रहा हूं उसमें ध्यान दो, ठीक है। फिर बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, $1 लाख का अभी, लेकिन ध्यान से आपने देखा डेटर, डेट उड़ गया, इक्विटी वहीं का वहीं पड़ा है, स्कूटर भी वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन डेट उड़ गया। तो बेटा डेट जो होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जो डेट है वो टेम्परेरी का नेचर का होता है। जैसे घर में एक मेहमान आता है, घर में एक मेहमान आता है बेटा, थोड़े टाइम बैठेगा बाद में चले जाएगा, अरे थोड़े टाइम आया फिर चले जाएगा, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं वो तो परमानेंट है, वो तो रहेंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन सिस्टर, आपके माँ बाप, वो तो परमानेंट, वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन आपके जो मेहमान लोग हैं वो बस टेम्परेरी है, आएंगे और खा के चले जाएंगे। ऐसे ही बेटा ये स्कूट, ये डेट है, बस थोड़े टाइम आया, धंधे के अंदर बैलेंस शीट के अंदर मजे ले लिया, फिर निकल गया, जब पे कर दिया तो निकल जाएगा। लेकिन इक्विटी और एसेट वही की वही है, आपने नो डाउट डेट के साथ मिलके एक एसेट ले ली, लेकिन याद रखना वो एसेट हमेशा के लिए आपके लिए एक एसेट बन जाएगी, डेट तो पे हो जाएगा। तो वो एसेट जो पे हो जाएगी, अब उसको खाएगा कौन? मालिक लोग ही तो खाएंगे। इसलिए बोला जाता है भैया, अब $1 लाख की एसेट, हमने कितना, ये तो एसेट है, तो सॉरी मैंने यहां पे आपको समझाना क्या था, तो ये $1 लाख की बेटा अब आपके पास एसेट है, $1 लाख की आपके पास एसेट है, अब इस $1 लाख की तो के पास आपके पास स्कूटर बन गया ना, अब इससे आपका नेट प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो नेट प्रॉफिट भी आपका जनरेट हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब इक्विटी में आपको बोलते हो क्योंकि मेरा पैसा 60,000 लगा होता, ये तो रिटर्न ऑन एसेट है, ये तो आरओ है, अब आरओए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरा अपना पैसा कितना लगा 60,000, अब वो 60,000 को लगा के मैंने इतना नेट प्रॉफिट कमा लिया। क्यों बोलते हो आप नेट प्रॉफिट, जबकि आप तो बोलोगे देखो सर हमने नेट प्रॉफिट नेट ये पूरे एसेट की वजह से लिया, और लेकिन ये एसेट तो सर हमने डेट प्लस इक्विटी की वजह से लिया ना, तो आप ये भी तो लिखो, यहाँ पे पूरा लिखो, डेट की वजह से भी तो लिया है। अरे ये जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया सिर्फ इक्विटी इक्विटी थोड़ी की वजह से थोड़ी ना कमाया, डेट की वजह से भी कमाया। अरे ये डेट चले जाएगा ना, ये चले जाएगा, ये पराया है, मेहमान है, थोड़े टाइम का इसका टाइम है बेटा, फिर ये चले जाएगा, बाद में बचेगा कौन? बाद में ये बचेगा 60,000 इक्विटी वाला, और नेट प्रॉफिट तो आता ही रहेगा। इससे ही कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब टेम्परेरी पैसा ले लो, पैसा तो आएगा धंधे के अंदर, और एक हमेशा की एसेट आपके लिए बन जाएगी। आपने स्कूटर लोन पे लिया, अरे क्या हो गया, थोड़े टाइम का ही लोन है, वापस चुक जाएगा, लेकिन एक एसेट हमेशा के लिए घर में आ जाएगी, एसेट तो वहीं की वहीं रहेगी, लोन चले जाएगा उठ के। ये है दुनिया का कंसेप्ट, मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल में समझा दिया। फाइनेंशियल लेवरेज जो लोगों को समझ में नहीं आता, भाई है क्या ये फाइनेंशियल लेवरेज, ये है फाइनेंशियल लेवरेज। भाई थोड़े टाइम का लोन है, थोड़े टाइम का रिस्क है, उठा ले भाई, लोन चुक जाएगा, थोड़े टाइम का ही है, चुका देंगे, लेकिन एक हमेशा की एसेट आ जाएगी, और हमेशा की एसेट आ जाएगी तो हमेशा का नेट प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा।
तो क्या इक्विटी वाले उसका मजा नहीं ले लेंगे? इसे कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। ये वाला फॉर्मूला इक्विटी मल्टीप्लायर नहीं है, वो अलग फॉर्मूला है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन क्रक्स यही इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर वैसे होती है बेटा, एवरेज एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स अपॉन एवरेज टोटल इक्विटी, ठीक है, ये इक्विटी मल्टीप्लायर होती है। अभी आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, जब वो कंसेप्ट अभी आएगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, अब आप समझे। आप लोगों को ये डाउट आना चाहिए, वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट भी नहीं आएगा, पता नहीं वो कहाँ उनका ध्यान है, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टूडेंट जो ध्यान से पढ़ रहा है, उसके माइंड में ये डाउट आना चाहिए था कि सर ये नेट प्रॉफिट है। आपने पिछली क्लास में ये समझाया कि ये तो रिटर्न ऑन एसेट की वजह से आता है, मतलब एसेट की वजह से आता है, और एसेट तो दो चीजों का मिश्रण होता है, दो चीजों की वजह से खरीदा है, इक्विटी और बाहर वालों का पैसा। तो नेट प्रॉफिट तो एक्चुअली, लेकिन हम कैसे क्रेडिट दे सकते हैं फिर नेट प्रॉफिट इक्विटी की वजह से? डेट भी लिखो, लेकिन डेट तो बाद में पे चुक जाएगा ना, चुक जाएगा, लेकिन एसेट तो हमेशा की रहेगी $1,00,000। अब $1,00,000 हमेशा की एसेट रहेगी, तो नेट प्रॉफिट भी हमेशा का हो गया। अब जब नेट प्रॉफिट हमेशा का हो गया, तो वो बाहर वो हमेशा फिर खाएगा कौन? क्योंकि डेट तो पे होगा, इक्विटी वाले खाएंगे। अरे भाई, जब डेट पे हो गया तो आपको नेट प्रॉफिट में से ब्याज देने की जरूरत नहीं है, वो तो चले जाएंगे। तो बाद में जो हमेशा का फिर जो नेट प्रॉफिट आता रहेगा, वो कौन खाएगा? इक्विटी वाले ही तो खाएंगे। इसलिए इस फॉर्मूला का नाम हमने लिखा है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसलिए एक्चुअली जो मालिक लोग है वो ये देखना चाहता है, एक्चुअली जो मालिक लोग है बेटा, पता है वो क्या देखना चाहता है? वो ये देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि भैया मैंने जो घर से पैसा लेके आया उस पर मैंने कितना कमा लिया। भाई कैसे तू इतना कैसे कमा लिया? तूने तो डेट के साथ मिलकर ये कमाया ना, वरना तो ये अचीव नहीं था। अगर तू घर का पैसा लेके आता सिर्फ 60,000 तो तेरे पास स्कूटर नहीं आता, स्कूटर नहीं आता तो इतना नेट इनकम भी नहीं कमा पाता। लेकिन भाई साहब मुझे पता है, भाई साहब मुझे पता है तुम ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन डेट भी तो हमने पे कर देंगे ना बाद में, तो ये नेट इनकम तो हमेशा फिर आता ही रहेगा, वो हम ही तो खाएंगे और कौन खाएगा? तू खाएगा। नेट इनकम तो आता ही रहेगा क्योंकि डेट तो पे हो जाएगा, और ये तो हमेशा का आता रहेगा, और ये फिर हम ही तो खाएंगे बाद में। मस्त है। इसलिए ये लॉजिक है बेटा, ठीक है। दूसरा, भाई साहब आप घर में पैसा लेके आए, सोचो आपने धंधा स्टार्ट ही नहीं करा, धंधा स्टार्ट ही नहीं करा, हाँ, तो ये पैसा आप धंधे में लगाते नहीं, घर का पैसा आप क्या करते? इसकी एफडी करा देते। आप माँ बाप बोलते हैं भाई चल बे, एफडी करेगा, स्टार्टअप करेगा, चुपचाप से हमको दम दे, इसकी एफडी करा देंगे। आप एफडी करा दोगे, 7-8% का ब्याज लेके खुश हो जाओगे। लेकिन आप ये देखना चाहते हो यार, अगर मैं इस घर का पैसा लगा के धंधे में लगाता तो धंधा तो बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, अगर मैं फाइनेंशियल लेवरेज अच्छी तरह यूज कर लूं। देखिए बेटा, एक कंसेप्ट होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, हेल्दी एक्सप्लॉयटेशन, एक होता है अब्यूसिव वाला, ठीक है। कुछ लोग फाइनेंशियल लेवरेज एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड चीज है, आपके धंधे को यहां से यहां ले जाएगी, एक मैजिक वैन है बेटा वो, अगर आप समझोगे ध्यान से। उसको यूज करने की कला है, सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि बेटा फाइनेंशियल लेवरेज इज वेरी वेरी रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की है। अरे फाइनेंशियल लेवरेज क्या, आपको एक लोन लेना पड़ेगा, नो डाउट शॉर्ट टाइम में पे हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आता रहेगा, सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। याद रखना मेरी बात, सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। ध्यान से सुनना कि बेटा जो भी एसेट, जो भी लोन आपके पास आता है, नो डाउट एक फोकट का पैसा आ रहा है, आपको ब्याज देना पड़ेगा, चलो वो तो इन्फ्लेशन एडजस्ट है, वो तो हम भी अपना कर लेंगे, क्योंकि आप भी तो नेट प्रॉफिट इन्फ्लेशन के हिसाब से कमा रहे हो, कोई नहीं। वो जो लोन आता है वो एट अ कॉस्ट आता है, कौन सी? आपकी एसेट्स कोलैटरल पे चढ़ जाती है बेटा, ध्यान रखना इस बात को थोड़ी सी, आपकी एसेट्स कोलैटरल पे चढ़ जाती है। बाय चांस आपने 19-20 कर दिया एक लोन कॉवेनेंट के ऊपर, मतलब लोन की कंडीशन आपने 19-20 कर दी, वहां आपने वहां बैंक ने बेटा आपको पूरा का पूरा डिफॉल्टर बनाया नहीं, गलती से आप डिफॉल्टर बन गए, पूरा का पूरा आपका लोन ड्यू कर देगा। करंट लाइबिलिटी, जो लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी, जो नॉन करंट लाइबिलिटी में बनाई थी, वो एकदम से करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, कैश फ्लो की ऐसी तैसी हो जाएगी, करंट रेशियोज की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, करंट रेशियोज उतर जाएंगे, लिक्विडिटी रेशियो की दिमाग दही हो जाएगी। बेटा आप देख रहे हो सारी की सारी रेशियो इफेक्ट हो जाएंगी आपकी, बहुत रिस्की चीज होती है। गलती से अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज वो ही कर सकते हैं जिसका औकात है उसको एक्सप्लॉइट करने का, बेटा कला है एक फाइनेंशियल लेवरेज। नो डाउट आप उसके बहुत ज्यादा अपनी आरओई बढ़ा सकते हो, आरओए कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, लेकिन ध्यान से अगर औकात नहीं है तो मत कर देना गलती से भी। दूसरा, क्रेडिट स्कोर की तो बेटा ऐसी तैसी हो जाएगी, सब समझाऊंगा सिस्टम। आप कभी भी बॉन्ड इश्यू करने लायक नहीं रह जाओगे, आप बॉन्ड इश्यू करोगे लेकिन आपके जो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, मूडीज फिंच वगैरह, ऐसी ऐसी गंदी रेटिंग देंगे बेटा, आपको कोई वो नहीं देगा, आपको हाई रेट पे इश्यू करना पड़ेगा, क्या फायदा? बहुत ध्यान से, फाइनेंशियल लेवरेज एट अ कॉस्ट आता है, उसके बहुत ज्यादा रेपोकशंस है जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप ढंग से नहीं कर पाए, बहुत खराब हो जाएगा आपका। मैं आपको समझाऊंगा सारा सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। हालांकि मैं आपको डिटेल में पूरा समझा सकता हूँ, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के हिसाब से समझा सकता हूं बेटा, लेकिन वही बात है आपके सीए में जैसे करिकुलम में, और ना ही आपको इतना जानना है, कुछ चीजें तो बेटा आपको खुद ही समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल में आइए। नेट इनकम दे रखी है $5 लाख, ठीक है।
सीएमए यूएसए एग्जामिनर को ज्यादा ही यहाँ पे मेहरबान हो गया बेटा, उसने आपको $5 लाख सीधा ही नेट इनकम दे दिया। ऐसे बेटा मेहरबानी आपको पेपर में नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो आपको कभी भी नेट इनकम, मैं आपको अभी ही बता रहा हूं, नेट इनकम कभी भी आपको सीधा नहीं देगा। वो ऐसा छेड़ेगा, उसको क्रिमिनल साइड करनी है ना, सीधी बात है, वो आपको गुगली फेंकेगा। ठीक है, अगर उसमें आप लुढ़क गए, ये रोलिंग बॉल है ना, जो लुढ़क गया, जो बचा रहा हो बचा रहा। ठीक है, कुछ तो वहीं लुढ़क जाएंगे भाई। ठीक है, पूरा बढ़ गया है, लेकिन नेट इनकम निकालना नहीं आता। बताओ नेट इनकम क्या कैसे देगा? सेल्स दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी बड़ी बदमाशी करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दे देगा, वहां से निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत धंधलेबाजी करता है बेटा, आपको बड़े ध्यान से, जिसके कंसेप्ट अच्छे है बस वही पार कर पाएगा इसको। ठीक है, इसलिए कहते हैं मेरी क्लास को सीक्वेंस वाइज देखो। मैं आपको ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बता चुका हूं, पार्ट 1 वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ये सब दे देगा, आपको कुछ नहीं करना, माइनस माइनस कर करके निकालते रहना। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि सर नेट इनकम निकालते डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के रेवेन्यू ये सब लेने हैं क्या? हाँ, ले रहे हैं। नेट इनकम के अंदर सब कुछ आता है, मेरी बात सुनो, नेट इनकम के अंदर सब कुछ आता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वगैरह भी आते हैं। हाँ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव की इनकम आपको इंक्लूड नहीं करना है, ये बड़ी मेरी ध्यान से सुनो। अदर कॉम्प्रिहेंसिव की इनकम वो अलग होती है, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाई जाती, उसके थोड़े फुटनोट्स में दिखाई जाती है। ठीक है, फुटनोट्स में मतलब ये है कि आप जब आप इनकम नेट इनकम निकाल ली, फिर उसके बाद आप 4 ऐसी इनकम्स होती हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब आप वो लिख देते हो तो उसका नाम फिर इनकम स्टेटमेंट नहीं रहता, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो आप गलती से भी नेट इनकम के अंदर इंक्लूड मत करना। ये आया था पिछले साल के अटेम्प्ट में क्वेश्चन, उसने नेट इनकम दे दी और अदर कॉम्प्रिहेंसिव की 2 इनकम दे दी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, यार इसके अंदर इंक्लूड है, अच्छा करना है तो माइनस करो, या इसी के अंदर इंक्लूड, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। नेट इनकम के अंदर कभी भी अदर ओसीआई मत इंक्लूड कर लेना, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हम उसको कभी भी नेट इनकम में इंक्लूड करते ही नहीं। अरे क्योंकि वो रियलाइज गेन नहीं होता ना, आपके हाथ में कभी वो इनकम ऐसी आई नहीं, सीधी बात है। ठीक है, पढ़ाऊंगा वो मैं आपको डिटेल में, यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, शेयर होल्डर्स इक्विटी एट द बिगिनिंग कितनी है भाई? ये लो, कितनी है ये? $20 लाख। मतलब साल के शुरू में हमने देखा हमारा, हम घर से कितना पैसा लेके आए? $20 लाख। साल के एंड में देखिए 25 लाख, 5 लाख और ले आया, 5 लाख और ले आया, धंधे में कुछ कमी आ गई होगी, ले आए। ठीक है, शेयर इश्यू वगैरह कर दिए होंगे, ओके ठीक है। लेकिन बात वही आ गई, मैं आपको समझा चुका हूं, थक गया हूं बस समझा के, आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये 2 ऊपर नीचे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्यों दिया होगा भाई? एवरेज निकालने का। अब एवरेज क्यों निकालते हैं? क्योंकि भैया नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड होती है, ये दोनों आइटम एसेट होते हैं क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम है। अब हम क्या करेंगे? एसेट को फॉर द ईयर एंडेड कर देंगे। अरे क्योंकि पूरे साल आपने प्रॉफिट कमाया ना, लेकिन ये तो पर्टिकुलर डेट का पैसा है। अब पर्टिकुलर डेट में कितना पैसा लगाया, उससे कितना पर्टिकुलर हमने नेट इनकम कमाया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने पूरे साल प्रॉफिट कमाया, तो हमें ये भी तो देखना, तो पूरे साल हमने कितना पैसा लगा रखा है धंधे के अंदर। अरे भाई साहब, हमने जितना पैसा पूरे साल धंधे में लगाया होगा, वही तो पैसा हमने यूज करके पूरे साल नेट प्रॉफिट कमाया होगा। तो हमारा जो एक मसला है, हमको निकालना ये है कि हम पूरे साल हमने पैसा कितना लगाया, तो निकाल लेते हैं। इसका एवरेज ले लो, इसका 20 का 25/2, तो आगे भैया 22,50,000। मतलब ऑल द टाइम मैंने अपना घर का पैसा कितना लगा रखा है धंधे के अंदर, हमेशा पड़ा ही रहता है, 22,50,000। ठीक है, तो 22,50,000 मैंने लगा रखा है। 5 लाख इसका इंटू 100 है। ठीक है, तो $5 लाख उसको लगा के मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया? $5 लाख। नो डाउट ये आपने डेट के साथ मिलकर कमाया, लेकिन वो तो चुक जाएगा ना। और $5 लाख तो फिर आप कमाते रहोगे, तो वो कौन खाएगा? ये इक्विटी वाले खाएंगे। ठीक है, तो कितना आपने कमा लिया? 22.22%। मतलब आपने जब अपना घर का पैसा लगाया, उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? 22.2%। इज अ वेरी गुड रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है। अरे अगर आप ऐसा सेफ खेल के चल रहे हो, सेफ भी नहीं बेटा, ये तो इन्फ्लेशन फाड़ा रिटर्न है। इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%। धंधे से आप 22.22% कमा रहे हो, इट्स अ गुड रिटर्न। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी और भी फैक्टर है, इसको एक्साइटेड नहीं होना, इसी बेस पे कि ये देखो हमने बहुत अच्छा कमा लिया। इस पे और भी फैक्टर्स हैं जो भी आपको कंसिडर करने हैं, और भी चीजें माइनस करनी होती हैं डिसीजन लेने से पहले, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है भैया, जब भी आप एक डॉलर का पैसा लगाते हो, जब भी आप $1 का पैसा लगाते हो घर से, तो आप उसमें 22 सेंट्स कमा लेते हो, मोटा मोटा 22 सेंट्स। ठीक है, आप बेटा 22 सेंट्स पे कमा लेते हो, इट्स ठीक गुड थिंग। ठीक है, ये देखो 22 सेंट्स आपने कमा लिया। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया। अगली क्लास में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो डू पॉइंट एनालिसिस बताने वाला हूं। देखिए, ये मैं एनालिसिस क्लास इसलिए रखी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसके साथ इसे मिक्स नहीं करना चाहता था। देखिए, डू पॉइंट एक्चुअली ही जो मुझे एक्चुअली पढ़ाना था, वो डू पॉइंट ही पढ़ाना था। लेकिन सीधा मैं इसको पढ़ा सकता था, लेकिन डू पॉइंट पढ़ाने से पहले मुझे आपको 2 चीजें पढ़ानी थी, एक रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका रीजन शायद आपको भी समझ नहीं आएगा।
जब समझाऊंगा तो, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है, जो ये ड्यू पॉइंट वाला था बेटा, ठीक है, ये कंपनी दी उस ड्यू पॉइंट, उसने अपना एक एनालिसिस दिया, ठीक है, मैनेजमेंट कंपनी, उसने बस ऐसा रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी का खिचड़ी बना दिया, उसी से रिटर्न वो क्या कहते हैं, वो बन गई, क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट एनालिसिस 2 लेवल 3 लेवल पढ़ेंगे ही क्या है, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।